नमस्कार मित्रों, 29 एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबने होली अच्छी मनाई होगी और आगे हमने पुरातात्विक प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन कर लिया है। आगे हम नियमित क्रमबद्धता को लेते हुए आद्य ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर चुके हैं और उससे पहले हमने पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल का विस्तृत अध्ययन किया। उससे संबंधित हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इसके उत्तर रहते हैं, उनका अध्ययन किया है। आज हम करने जा रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हमने इससे पहले पढ़ लिया था प्रागैतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं पाषाण काल, जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। हमने केवल औजारों के आधार पर उसको क्या किया? विभक्त किया था, विभाजन किया था। आज हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। इस आद्य ऐतिहासिक काल की क्या विशेषता है, क्या इसका परिणाम निकला था, क्या इसमें नई जो प्राग ऐतिहासिक काल में थी उसे नया विकास हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल का क्या समय रहा, किस तरह से इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका वास्तविक रूप में अगर हम समय देखते हैं मोटे तौर पर देखते हैं कि हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था, जिसका हमने समय क्या बताया, 25 लाख से लेकर 3000 ईस्वी तक। 25 लाख से लेकर 3000 प्राग ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय है, अगर इसका समय देखते हैं तो इसका समय रहता है 3000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व से आद्य ऐतिहासिक काल का समय रहेगा, वो रहेगा 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व का समय रहेगा किसका? आद्य ऐतिहासिक काल का। अब देखो इसकी क्या विशेषता थी आद्य ऐतिहासिक काल की। तो इस आद्य ऐतिहासिक काल की पहली विशेषता है कि इसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पहली विशेषता, यानी इस काल में लिखित साक्ष्य मिले। लिखित साक्ष्य मिले किस तरह से? लिखित साक्ष्य मिले आद्य ऐतिहासिक। हमने पहले प्राग ऐतिहासिक काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, लेकिन इसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले। दूसरी विशेषता क्या थी? क्या लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन उसको ना तो समझा गया ना पढ़ा गया। दूसरी विशेषता है लिखे गए साक्ष्य ना तो समझा गए, न समझे गए, ना पढ़े गए। इस काल के लिखे गए साक्ष्य, इस काल के लिखे गए साक्ष्य ना पढ़े गए ना समझे गए, ना पढ़े गए और ना समझे गए। ना तो पढ़े गए और ना समझे गए। तो किस रूप में आधारित थे? तो इस आद्य ऐतिहासिक काल के जितने भी लिखित साक्ष्य थे वो चित्रों पर अंकित थे। यानी हम किसी एक चित्र को देखकर नहीं बता सकते हैं कि इसमें क्या विशेषता है, किस रूप में इसकी विशेषता है, क्या ये भाव प्रकट कर रहा है कि इस चित्र के द्वारा किस तरह का भाव प्रकट होता है, ना उसको समझ सकते हैं ना लिख सकते हैं। तो इसको वापस क्या था कि ये जितनी भी थी वो चित्रों पर अंकित थी। कैसी थी? इस काल के जितने भी लिपि थी वो चित्रों पर अंकित थी, यानी भाव चित्रात्मक थी। आप कह सकते हो एक डॉक्टर के द्वारा लिखी गई डॉक्टरी समझता है।
डॉक्टर के द्वारा लिखी गई भाषा डॉक्टर ही समझता है, और एक बच्चे के द्वारा लिखे गए अक्षर वो बच्चा अपने मन में भाव प्रकट कर सकता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते। तो आद्य ऐतिहासिक काल, या तो आप कह सकते हैं एक डॉक्टरी लिखित थी, लिखे गए अक्षर थे, या उसमें एक बच्चे की तरह लिखे गए भाव चित्रात्मक थे, ना उसकी भावना हम नहीं समझ सकते। तो इस तरह आद्य ऐतिहासिक काल चित्रों पर अंकित था। आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि, आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि चित्रात्मक थी, चित्रात्मक। और यह भी चित्रात्मक देखी जाए तो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। उस समय यानी उस समय के भाव प्रकट किए जाते थे। आज हम भी कुछ भी लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं? अगर हमें कुछ निबंध लिखने को कह दिया जाए तो हम क्या करेंगे? अपने भावना प्रकट करेंगे। जैसे एक गाय पर निबंध लिखनी है, हम उस गाय की क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे। तो इसी तरह के उस समय जो लिखी गई थी वो उस समय की विशेषता थी, उसको हम नहीं समझ पाते, इसीलिए इसको कहते हैं चित्रात्मक थी। और उस समय की भाव चित्रात्मक थी, ना तो उसको हम वर्तमान में पढ़ पाते हैं और ना इसको समझ पाते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे हम इसकी लिपि पढ़ेंगे, कितने क्या अक्षर मिले थे, कैसे चित्र सर्वाधिक थे, क्या थे वो हम उसके सिंधु घाटी से आगे जैसे सभ्यता पढ़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब देखो, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर जितनी भी वर्तमान में हम जिन सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे हैं उन सभ्यताओं का विकास किस में हुआ था? आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ। जितनी भी सभ्यताएं हैं विश्व की, सभी सभ्यताओं का विकास किस में हुआ? आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ। ये इसकी अगली विशेषता रह जाएगी। प्राचीन समय की जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ। तो लिखते हैं अगली, प्राचीन समय में जो सभ्यताएं विकसित हुई है उन सभी का काल आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। उन सभी का काल आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। यानी जितनी भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर जितनी भी सभ्यताएं, कौन कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता दज्जला फरात नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, वांगो की सभ्यता व चीन की सभ्यता वांगो नदी के किनारे, भारत की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ उनको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता कहते हैं वो सभ्यता किस समय थी? आद्य ऐतिहासिक काल में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं कौन कौन सी सभ्यताओं का था। ले लिया, बढ़ते हैं आगे। क्या होती है सभ्यता? इसके बारे में देखते हैं कि सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ। हम कहते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? सभ्यताओं का विकास हुआ। तो किस तरह की सभ्यताएं थी, कैसे विकास हुआ, किसी सभ्यताओं का विकास किस तरह से होता है? होने का मुख्य कारण हम देखते हैं कि मानव सर्वप्रथम में किस प्रवृत्ति का था? खानाबदोश आखेट करता था। यानी सभ्यताओं का विकास की ओर बढ़ते हैं तो मानव की प्रथम कड़ी, प्रथम मानव कैसा था? हमने पहले लिखा प्राग ऐतिहासिक काल में निग्रोडो जनजाति के लोग थे, अफ्रीका में रहते थे, केवल खानाबदोशी पशु प्रवृत्ति के थे। किस तरह के? पशु प्रवृत्ति के थे। तो प्रथम जो मानव था, मानव की जो प्रथम विशेषता थी वो खानाबदोशी थी। कैसी? खानाबदोशी जिंदगी प्रथम प्रवृत्ति माने जाए तो खानाबदोशी थी।
और खानाबदोशी के बाद मानव ने क्या किया, आखेट शुरू किया। क्या शुरू किया, आखेट। खाने के लिए क्या किया, पशुओं को या जानवरों को मारकर आखेट शुरू किया। और आखेट करने के बाद मानव ने, आखेट करने का मुख्य कारण था औजारों का निर्माण। औजारों का निर्माण किया मानव ने। और जैसे औजारों का निर्माण किया तो औजारों के निर्माण में प्रथम मानव ने कैसा किया, पाषाण यानी पत्थर के औजार, पत्थर के औजार बनाए। फिर उसके बाद में मानव ने जानवरों को पालतू बनाया। तो जानवरों को पालतू में कैसे, मांसाहारी जानवर, मांसाहारी जानवर, जानवर में मांसाहारी जानवरों में पहला कौन सा रहा, कुत्ता रहा था। हमें कुत्ते का क्या मिला, अवशेष मिला था, कुत्ता रहा था। जानवरों में पहला जानवर कुत्ता रहा था। हमने पहले ही देखा था पाषाण काल के अंदर ब्रुज होम से हमें कुत्ते के शव मिले, मानव के साथ दफनाया गया था ब्रुज होम से कुत्ता। फिर उसके बाद में मानव ने क्या किया, इन्हीं मांसाहारी जानवर, बड़े बड़े मांसाहारी जानवरों को मारना शुरू किया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मानव ने क्या किया, संग्रहण शुरू किया। और इसमें क्या किया, दूसरे जानवर पालने शुरू किए। दूसरे जानवर जो माल यानी वजन को ढो सकने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो संसाधन के रूप में काम लेते हैं। इसी तरह से तो इसमें दूसरे जानवरों को कोई भी कह सकते हैं कि शाकाहारी जानवर। बाद में क्या किया, मानव ने शाकाहारी जानवर पाले। अगर शाकाहारी जानवर मानव ने पाला तो मानव ने, शाकाहारी जानवर थे उनके खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी। तो मानव ने इनके लिए खाने के लिए सर्वप्रथम चारे की व्यवस्था की। किसकी, चारे की व्यवस्था। तो मानव ने क्या किया, यहाँ पर जैसे शाकाहारी जानवर, फिर उसके बाद में मानव ने धीरे धीरे इनके लिए क्या शुरू कर दी, कृषि कार्य शुरू कर दिया। अपने लिए नहीं किया मानव ने, पहले शाकाहारी जानवरों के चारे की व्यवस्था के लिए पर सर्वप्रथम कृषि का कार्य किया। और जैसे कृषि का कार्य किया तो मानव ने धीरे धीरे उस स्थान पर रहना शुरू कर दिया जहाँ कृषि हो, जहाँ जल उपलब्ध हो, जहाँ वन हो, जहाँ उसको खाने के लिए कैसे मिले, आखेट मिले। तो मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य शुरू करते करते किसके, नदियों के किनारे स्थान बनाया। नदियों के किनारे, नदियों के किनारे मानव ने क्या किया, रहना शुरू कर दिया। और जैसे नदियों के किनारे मानव ने रहना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे मानव का झुंड नदियों के किनारे रहने बसने शुरू कर दिया। एक आवास का निर्माण किया। और जैसे ही आवास का निर्माण किया मानव ने, तो मानव ने धीरे धीरे, मानव के अंदर सभ्यता विकसित हो गई। नदियों के किनारे जैसे मानव रहने लगा तो मानव के दिमाग में सभ्यता आ गई। दो या दो से अधिक रहने व्यक्ति अगर रहते हैं तो उनके बीच में नियम बनते हैं, नियम और कानून बनते हैं, नियम और कानून बनते हैं। और इन्हीं लोगों ने जैसे नदियों के किनारे रहना शुरू किया तो उनके लोगों के मध्य नियम और कानून बने और वैसे कानून मानव के हित में थे। और इसी तरह धीरे धीरे मानव ने के दिमाग में सभ्यता प्राप्त यानी विकसित हुई, सभ्यता विकसित हुई। सभ्यता का मतलब अर्थ होता है, ऐसा नहीं है कि मानव का झुंड, मानव के दिमाग, मानव खुद सभ्य बना, सभ्य अच्छा मानव बना, अच्छे नियम बने। और जैसे जैसे अच्छे नियम बना करके नदियों के किनारे रहने लगे और अच्छे नियमों की वजह से इनको कहते हैं सभ्यताओं का विकास, अच्छे नियमों का विकास। और नदियों के किनारे किनका, सभ्यताओं का विकास। और सभ्यताओं के विकास को ही तो कहते हैं नियमों का विकास। आज हम कहते हैं कोई व्यक्ति सभ्य है, उसके अच्छे नियम हैं। अच्छा व्यक्ति, अच्छा सभ्य व्यक्ति, उसके अच्छे नियम हैं। और ऐसे नियमों से लोगों ने सर्वप्रथम चलते आए। और जैसे उस क्षेत्र में जिस नियमों से चले तो उस नियमों की एक सभ्यता विकसित होगी। और ये सभ्यता विकसित होने का मुख्य कारण है नदियों के किनारे मानव ने स्थायी निवास बनाया। क्या बनाया, स्थायी निवास। तो मानव ने स्थायी निवास बनाने का मुख्य प्रवृत्ति कारण क्या रह गया, देखो स्थायी निवास बनाने का प्रथम कारण अगर पूछा जाए तो वो प्रथम कारण कहते हैं कि शाकाहारी जानवरों को पालतू बनाना।
और जैसे शाकाहारी जानवरों को पालतू बनाए उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई। उसके लिए मानव ने कृषि की, और कृषि की तो मानव ने नदियों के किनारे गए जल की उपलब्धता के कारण, और जैसी नदियों के किनारे गए तो मानव ने स्थायी निवास बनाया, और स्थायी निवास बनाया मानव ने तो अच्छे अच्छे नियम बनाए। जब अच्छे नियम बनाए मानव ने, सभ्य नियम बने, तो मानव में सभ्यता विकसित हुई, और जैसी सभ्यता विकसित हुई तो हम उसको कहते हैं अलग अलग नियमों वाली अलग अलग सभ्यता। अलग अलग नियमों से अलग अलग सभ्यताओं का विकास होता है। आज हम देखते हैं कि अगर देखते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग धर्म निवास करते हैं, अलग अलग समाज निवास करते हैं, अलग अलग समाज में अलग अलग लोग प्रवृत्ति के लोग निवास करते हैं, तो इन लोगों के मध्य, उन समाज के मध्य, उन धर्म के मध्य अलग अलग नियम है, और इस नियम को ही तो प्राचीन समय में ये नियम बने तो उसमें सभ्यताएं विकसित हुई। और उस समय लोगों के पास कोई धर्म नहीं था, उनका केवल एक नियम थे, अलग उसी नियमों पर लोग चलते थे, इसलिए अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ। जैसे मेसोपोटामिया की लोगों की सभ्यता, उनका नियम अलग था, और मिस्र के लोगों के नियम अलग थे, वांगो के यानी चीन के अंदर जो सभ्यता विकसित हुई उनके नियम अलग थे, और भारत के अंदर बसने वाली सिंधु सभ्यता के भी नियम अपने आप में अलग थे। इसीलिए उन लोगों की अलग अलग सभ्यताओं विकसित हुई थी। तो लिख लीजिए, सभ्यताओं के अंदर स्थायीकरण से ही सभ्यताओं का विकास हुआ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और लिख लीजिए, इस तरह से होती है सभ्यताओं का विकास। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी सभ्यताएं, अब समझ में तो आ गया भाई सभ्यता किस तरह से विकसित हुई है। सभ्यता का प्रथम का चरण कौन सा था? शाकाहारी या मांसाहारी जानवर तक कोई सभ्यता विकसित नहीं हुई थी। प्रथम अगर कारण पूछ लिया जाए तो शाकाहारी जानवरों को क्या किया? पालतू बनाया गया। उनके लिए कृषि यानी चारे की व्यवस्था की गई, और ये चारे की और पानी की जो व्यवस्था कहाँ की गई? नदियों के किनारे। और नदियों के किनारे मानव स्थायी रूप से रहा, और स्थायी रूप से रहने के मध्य मानव ने अपने नियम बनाए, और उन्हीं नियमों को कहते हैं सभ्य नियम, और उन्हीं सभ्य नियमों की वजह से सभ्यताओं का विकास हुआ। और देखते हैं आगे कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ था। देखते हैं कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी सभ्यताएं विश्व स्तर में देखते हैं। जैसे ही देखते हैं कि अगर सबसे प्राचीनतम सभ्यता देखते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस जगह पर, किस नदी के किनारे? इंपॉर्टेंट है, दजला व फरात नदी। दजला व फरात नदी अरब देश में चलने वाली नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, जिसके नदी के किनारे क्या हुई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। इनको हम विश्व स्तर की सभ्यता पढ़ेंगे, विश्व इतिहास पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। नंबर दो रही थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? विश्व की सबसे लंबी नदी, याद करो, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी। नील नदी के किनारे, ये जो नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका के अंदर चलती है। अफ्रीका के अंदर चलती है, विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर की ओर चलते हुए भूमध्य सागर में मिस्र देश के पास से होकर भूमध्य सागर में विलीन हो जाती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिस्र की जीवन रेखा भी कहते हैं इसको। नंबर 3, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, इसको लिख दे, मिस्र की सभ्यता। चीन की जो सभ्यता है वो वांगवो नदी के किनारे, वांगवो नदी ही तो चीन के अंदर क्या है? प्राचीन समय में सभ्यताओं विकसित हुई है। विकसित सभ्यताओं की जननी कहते हैं चीन के अंदर वांगवो नदी को। सभ्यताओं की जननी वांगवो नदी को कहते हैं, और यही वांगवो नदी वर्तमान के अंदर चीन के लिए एक शोक प्रकट करने वाली नदी है। सर्वाधिक रास्ता परिवर्तन कर लेती है, इसलिए चीन के अंदर सर्वाधिक
जो नदियों के द्वारा बाहर आती है वो आती है वांगो नदी के किनारे। किसके द्वारा? वांगो नदी के। पहले विकसित सभ्यताओं का विकास और वर्तमान में सभ्यताओं का उजाड़ भी इस नदी को कहते हैं। अगली जो सभ्यता आती है वो आती है सिंधु सभ्यता, भारतीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कह दो इसको, सिंधु सभ्यता इसको कह सकते हो, भारतीय सभ्यता, इसी को कहते हैं हम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का विकास हुआ सिंधु नदी, सिंधु नदी व उनकी सहायक नदियों के पास कौन से? सिंधु नदी व उनकी सहायक नदियों के पास भारतीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अगर विकास पूछा जाए तो सिंधु नदी व उनकी सहायक नदियों के यानी उन नदियों के आसपास इसका क्या हुआ था? विकास हुआ था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और लिख लीजिए इन सभ्यताओं का किस तरह से सभ्यताओं का क्रम है। ध्यान रखना, सर्वप्रथम मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास, फिर मिस्र की सभ्यता का, फिर चीन की सभ्यता का, फिर सिंधु सभ्यता का क्रम है। याद रख लेना, पूछा जाता है कि सभ्यता का विकास किन क्रम में हुआ, पहली सभ्यता, दूसरी, तीसरी और चौथी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। हमारे भारत के इतिहास के अंदर कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे जो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आती है। सिंधु घाटी सभ्यता, हमें भारत की सभ्यता पढ़नी है। सिंधु घाटी सभ्यता, हेडिंग लगा लीजिए, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में है क्या क्या विशेषता इसकी देखेंगे। कौन से स्थल है, क्या इसकी लिपि रही, क्या इसका कालक्रम रहा, कैसा इसका विस्तार रहा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अलग अलग स्थल देखेंगे। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कह सकते हैं, इनके नामकरण पे आते हैं तो इन्हीं को कौन कौन से नाम है इनके अन्य, इसी को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। और इसी के अंदर क्या हुआ था? तांबा और टिन मिलाकर के ब्रॉन्ज यानी कांस्य, कांस्य का प्रयोग किया लिया, इसलिए कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए वो सभी नगर थे, सभी नगर विकसित नगर थे, इसलिए इसी को कहते हैं नगरीय सभ्यता। भारत की प्रथम नगरीकरण की विकास माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, कहते हैं नगरीय सभ्यता। और इसका सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो हुआ है, अगर देखा जाए तो इस नदी, कौन सी नदी किस स्थान से हुआ है, तो देखते हैं इसको प्रथम नगरीकरण, नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। और इसी को कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये इनके नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम में पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नाम ही नहीं है। यहाँ कांस्य की जगह कहीं लोहा आ जाता है, कहीं ताम्र सभ्यता भी आ जाता है। तो ध्यान रखना, ये ताम्र सभ्यता के बाद की सभ्यता है। पाषाण और ताम्र सभ्यता जब पतन हो गया, फिर उसके बाद में कौन सी सभ्यता बनी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता बनी है। तो देखते हैं कौन सा नाम है। पहला
हड़प्पा सभ्यता कहते हैं इसको। इसी को कहते हैं कांसा युगीन। कांसे के अंदर क्या आता है? तांबा प्लस टिन बराबर क्या होता है? कांसा बनता है। कांसा युगीन सभ्यता। भारत में जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए जितने भी स्थल थे वो किस रूप में थे? नगरों के रूप में थे, इसलिए इसको कहते हैं नगरीय सभ्यता कहते हैं। फिर ये सिंधु व सरस्वती नदियों के मध्य सर्वाधिक विकसित होने के कारण इसी को कहते हैं सिंधु व सरस्वती सभ्यता। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। ले लिया। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता हेडिंग लगा ली है आपने, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर वहां देखा जाए तो एक व्यक्ति था, वहां धीरे धीरे वहां भारत को छोड़कर अगर देखते हैं भारत का मानचित्र इधर यूं छोटा सा मानचित्र बनाएंगे जिसमें देखते हैं कि वर्तमान भारत का बना रहे। तो वर्तमान भारत के मानचित्र में अगर देखा जाए किस जगह से कौन सा क्षेत्र विकसित हुआ था, यह वर्तमान भारत है। इस वर्तमान भारत में अगर देखा जाए तो यहां पर जो चलती है वो नदी चलती है सिंधु नदी। कौन सी नदी चलती है? सिंधु नदी। इस सिंधु नदी यानी भारत का उस समय क्षेत्र केंद्र शासित अगर मेन क्षेत्र राजधानी उस समय कोलकाता थी। और यहां से एक अंग्रेज व्यक्ति था, यहां से जैसे इस ओर चला तो यहां पर उसने एक क्षेत्र देखा, जिस क्षेत्र के ऊपर क्या था, उस क्षेत्र में एक टीला था। टीले के अंदर क्या मिली थी? ईंटें मिली थी, ईंटें प्राप्त होती। यहां जो व्यक्ति ने जो खोज की वो थी सन 1826 में। 1826 के अंदर कौन व्यक्ति था? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने इस क्षेत्र के अंदर क्या की? गया तो लोगों को ध्यान आकर्षित किया कि यहां पर कुछ मुझे क्या मिली? ईंटें मिली है। तो ईंटें मिली है तो देखा कि अरे इस जगह ईंटें कहां से आई। तो उसके बाद में कहते हैं भारतीय पुरातात्विक विभाग के दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कि यहां कराची पड़ता है और कराची से यहां लाहौर, कौन सा क्षेत्र है? लाहौर। इस कराची से लाहौर तक यहां रेल पटड़ी बिछाने का कार्य किया। रेल पटड़ी बिछाने का कार्य किया। यह कार्य किया था सन 1853 से 56 के मध्य। भारत में सर्वप्रथम अप्रैल 1853 के अंदर यहां पहली ट्रेन चली थी, याद रखना। अप्रैल सन 1853 के अंदर यहां ट्रेन चली थी। वो चली थी मुंबई से ठाणे के मध्य। और ये कितने किलोमीटर थी? लगभग 33.7 या मान सकते हो 34 किलोमीटर जो सर्वप्रथम ट्रेन चली थी भारत में, दक्षिणी भारत में, मुंबई से ठाणे के मध्य। और उसके बाद में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे पटड़ी बिछाई गई। और ये कार्य किया था जॉन बर्टन व विलियम बर्टन ने। इन दोनों भाइयों ने क्या की? यहाँ पर ट्रेन पटड़ी बिछाने का कार्य किया। और उन्होंने सर्वप्रथम इस क्षेत्र को खोद करके, खुदाई करके इस जगह की जितनी भी ईंटें थी वो ईंटें लाहौर से कराची के मध्य रेलवे पटड़ी में काम ले ली। फिर उसके बाद में देखते हैं कि सन 1856
1956 के अंदर यहाँ एक व्यक्ति भारतीय पुरातात्विक विभाग सर्वेक्षण के अंदर सर्वेक्षण करने गए थे। यहाँ का जो व्यक्ति था कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, यहाँ कह सकते हैं कनिंघम। इन्होंने क्या की, सन 1856 में यहाँ सर्वेक्षण किया। सर्वप्रथम सर्वेक्षण करने का कार्य कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, जिसने भारत के अंदर पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। लिखेंगे आगे, पुरातात्विक विभाग की स्थापना सन 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता था। सर्वे किया। फिर देखते हैं कि उसके बाद में भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष बने थे। कालांतर में वो अध्यक्ष बने थे जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के निर्देशन में, ये भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे। उन्हीं के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी, इसके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में, कब 1921 में इस क्षेत्र की खुदाई की। किस क्षेत्र की? इस सिंधु घाटी सभ्यता के इस क्षेत्र की खुदाई की, जिसमें खोजा गया प्रथम क्षेत्र था हड़प्पा। प्रथम क्षेत्र कौन सा था? हड़प्पा, जिसकी खुदाई सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। किसके निर्देशन में की? जॉन मार्शल के निर्देशन में की। तो इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको क्रमबद्धता से लिखते हैं। ले लिया। आगे हम लिखेंगे कौन सा क्षेत्र कब खोजा गया। 1921 के बाद में 22 में हमारे मोहनजोदड़ो खोजा गया था। इसी हड़प्पा के बाद में प्रथम क्षेत्र हड़प्पा खोजा गया, इसलिए इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता कहते हैं। जितने भी थे सभी नगर खोजे गए, इसलिए इसको कहते हैं नगरीय सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और सिंधु नदी व सरस्वती नदी के मध्य विकसित सर्वाधिक होने के कारण इसको सिंधु सरस्वती नदी कहते हैं। और इसी के क्षेत्र में तांबा व टिन का प्रयोग किया गया। कांसे की कई जगह से हमें मूर्तियां प्राप्त होगी, उस मूर्तियों के आधार पर हम इसको कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो आगे लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चित्र से जितना समझोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। आगे जितने भी हम ज्यादातर पढ़ेंगे वो सब चित्र पर आधारित पढ़ेंगे, इसलिए चित्र जितने भी है उसको लिखते रहो, साथ में बढ़ाते रहना। हो गया। आगे देखते हैं, विधिवत रूप से लिखते हैं किस तरह से। लिखो, सिंधु नदी के किनारे, अब नियमित रूप से लिखेंगे, सिंधु नदी के किनारे चार्ल्स मेसन ने सन 1826 में कुछ ईंटें प्राप्त की, वह लोगों का ध्यान आकर्षित किया, कब? 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा। पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम वहां से ईंटें प्राप्त किसने की? चार्ल्स मेसन ने की। कब की? तो 1826 में की। लोगों को ध्यान आकर्षित किया अपनी ओर। फिर 1826 के बाद में जैसे ही देखते हैं, नंबर 2, सन 1853 से 56 के मध्य जॉन बर्टन
वह विलियम बर्टन द्वारा इन ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन में किया। इन ईंटों का प्रयोग कहाँ किया? यानी लाहौर से कराची के मध्य जो रेलवे लाइन बिछाई गई उसमें इसका प्रयोग किया था। अब देखो, जैसे ईंट प्राप्त हुई, उन ईंटों को लेकर वर्तमान में ईंट मिल जाए तो क्या करेंगे? होगी किसी की, या तो कह सकते हैं किसी की गिर गई होगी या किसी ने डाली होगी। और उस समय जो भी ईंट मिलती थी उन लोगों को, और वो उन ईंट का सर्वेक्षण करते कि किस समय की ईंट है, इस ईंट का क्या प्रयोग किया गया, ज़्यादा ईंटें मिलती उस समय। फिर देखते हैं कि सन 1856 में एलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातात्विक विभाग का एक सदस्य था। कनिंघम ने इस क्षेत्र का विधिवत रूप से सर्वेक्षण किया। कब किया? 1856 में किया। किसने? एलेक्जेंडर कनिंघम में। और एलेक्जेंडर कनिंघम ने ही भारत के अंदर भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। उससे पहले पुरातात्विक विभाग भारत का नहीं था, उस समय ब्रिटेन का था। और ब्रिटेन से लोग जो यहाँ आते थे सर्वेक्षण के लिए, उन्होंने, और एलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1861 के अंदर भारत के अंदर पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। आगे लिख दो नोट लगा करके। भारत में सर्वप्रथम पुरातात्विक विभाग की स्थापना। भारत में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना सन 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, यहाँ लिख रहा हूँ, किसके द्वारा की गई? 1861 में किसके द्वारा? एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, की गई। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे। ले लिया। देखते हैं आगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम किसने लोगों को ध्यान आकर्षित किया? चार्ल्स मेसन ने। फिर जॉन मार्शल ने यहाँ का सर्वेक्षण किया, और जॉन बर्टन, विलियम बर्टन ने लाहौर के अंदर क्या किया? जो रेलवे लाइन बिछाई उसमें उसके ईंटों का प्रयोग किया। उसके बाद में देखते हैं क्या इन सिंधु घाटी सभ्यताओं का जो सर्वेक्षण करके इसका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम में किया गया, वो किया गया जॉन मार्शल के निर्देशन में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष या महानिदेशक, विभाग के
निदेशक जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया। सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया? तो दयाराम साहनी ने। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। अगर कब किया गया तो लेकिन यह उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा, यानी यह उत्खनन कार्य साहनी द्वारा सन 1921 में किया गया। कब किया गया? सन 1921 में। याद रखना दोस्तों, कब किया गया? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। आगे देखते हैं कि इस क्षेत्र में खोजा गया प्रथम, यानी दयाराम साहनी द्वारा सर्वप्रथम जो खोजा गया, उत्खनन किया गया, वो क्षेत्र था हड़प्पा। यानी दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल, सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा था? प्रथम स्थल हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था। प्रथम स्थल हड़प्पा खोजा गया, इसी के नाम पर इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा के नाम पर लिख लेते हैं। प्रथम स्थल हड़प्पा के नाम पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इसी को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाए तो क्यों? तो पहला स्थल खोजा गया था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद में अलग अलग 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया। 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया। उसका आगे हम देखेंगे, अलग अलग स्थल पढ़ेंगे, कौन कौन से क्षेत्र खोजेंगे तो उसमें देखेंगे। यानी यहाँ खोजे गए प्रत्येक स्थल एक नगर के रूप में, प्रत्येक स्थल नगर के रूप में विकसित थे। यहां जितने भी खोजे गए प्रत्येक स्थल नगर के रूप में विकसित थे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नगरीय सभ्यता कहते हैं।
यहां से जितने भी दोस्तों क्या हुआ, जितने भी नगर खोजे गए, क्षेत्र खोजे गए, सभी नगर के रूप में, चाहे आप हड़प्पा देख लो, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, जो अलग अलग क्षेत्र, कालीबंगा देख लो, लोथल देख लो, ये जितने भी क्षेत्र खोजे गए वो सब किस में रूप में थे, एक नगर के रूप में थे। इसीलिए कहते हैं नगरीय सभ्यता। और इसी नगरीय सभ्यता की वजह से भारत में प्रथम नगरीकरण है किस समय हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को भारत का प्रथम नगरीकरण कहते हैं, यानी प्रथम नगर का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। देखते हैं भारत में प्रथम नगरों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। यानी भारत के अंदर अगर देखा जाए सर्वप्रथम नगरों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। यानी भारत में प्रथम नगरीयकरणीय व्यवस्था के समय सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुई थी, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। सर्वाधिक नगरों का विकास इस समय हुआ था। प्रथम नगरीकरण कहते हैं इसको, प्रथम नगरीकरण व्यवस्था भी कहते हैं इसको। नगरों का विकास या प्रथम नगरीकरण विकसित कब हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। अगर देखें, जैसे उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे 3-4 उदाहरण लिख लेते हैं, बाकी का बाद में जैसे क्रम देखेंगे। उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा आदि, ये इनके क्या थे, उदाहरण है जैसे भारत में नगरीकरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किन किन क्षेत्रों में, किसके मध्य हुआ, इसका विस्तार देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सभ्यता का विस्तार। अब देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, कहां से कहां तक था, किस क्षेत्र से कहां तक था। देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखते हैं तो विस्तार कहां से कहां तक था। तो हम एक छोटा सा मानचित्र बनाते हैं, उस मानचित्र के अनुसार देखते हैं। अगर मानचित्र से समझोगे तो क्या याद जल्दी रहेगा। हम वर्तमान भारत का बनाएंगे, उसके बाद में दूसरे क्षेत्र का भी बनाएंगे। भारत का अगर मानचित्र बार बार बनाओगे तो आप भी सीख जाओगे। अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो अगर हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, अगर विस्तार देखते हैं तो पश्चिम का जो क्षेत्र है, विस्तार देखते हैं तो पश्चिम का जो क्षेत्र है, यहां पड़ता है पाकिस्तान। पहले यहां से यहां तक ये देख लो, ये वर्तमान पाकिस्तान हो गया। फिर यहां से देखते हैं तो यहां एक अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया। पहले ये भारत के साथ, अखंड भारत उपमहाद्वीप के साथ में थे। यहाँ जो क्षेत्र पड़ता है बलूचिस्तान, पंजाब का सबसे पश्चिम क्षेत्र बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है सुत्का गाडोर, कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान। और ये बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। पूर्व का देखते हैं तो पूर्व में आलमगीरपुर,
आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? मेरठ। और मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। पश्चिम का क्षेत्र हो गया सुत का गाडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान। पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। उत्तर में अगर देखा जाए तो अपने अगर उदाहरण के रूप में देख ले, मुंह कहाँ है? ऊपर की ओर है। मुंह कहाँ है शरीर में? ऊपर की ओर है, तो इसलिए इसको कहते हैं मांडा। और मांडा कहाँ है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर चेनाब नदी के किनारे है, ध्यान रखना। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसी में है। और दक्षिण का मतलब है दक्षिण, और दक्षिण में है यहां देमाबाद। कौन सा? देमाबाद। और देमाबाद ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है ये देमाबाद। तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में देमाबाद, पश्चिम में सुतकागढ़ और बलूचिस्तान पाकिस्तान, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। ये है सिंधु घाटी सभ्यताओं का सभ्यता इन क्षेत्रों के मध्य विकसित हुई थी। अगर देखते हैं कि उत्तर में मांडा है जम्मू कश्मीर, ये तो भारत में है। अगर इससे ऊपर का अगर कोई क्षेत्र देखते हैं तो कौन सा है? वो पड़ता है हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में। यह हिंदू कुश पर्वत है, इसके उत्तर में दो क्षेत्र पड़ते हैं, इसको कहते हैं सुर्तगोई। सुर्त गोई। और यहां जो दक्षिण में है इसको कहते हैं मुंडी गाक। मुंडी गाक, ये दोनों क्षेत्र पड़ते हैं। ये दोस्तों पड़ते हैं अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। कौन से क्षेत्र में? दोनों। ये दोनों पड़ते हैं अफगानिस्तान में, हिंदू कुश पर्वत के जस्ट उत्तर में है। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का, संपूर्ण सभ्यता का उत्तर में स्थल कौन सा हो जाएगा? सुर्तगोई। अगर भारत में विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का विकास उत्तर में कौन सा है? तो मांडा रहेगा। कौन सा रहेगा? मांडा रहेगा। याद हो जाएगा ना? अगर देखते हैं इनका क्षेत्र विस्तृत रूप में लंबाई में देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व है, ये है 1600 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 1600 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण देखते हैं तो ये हो जाएगा 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण 1400, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है। इनका जो पहले विस्तृत विकास क्षेत्र था, क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का पहले जो क्षेत्रफल था वो लगभग 13 से 14 लाख वर्ग किलोमीटर था। 13 से 14 लाख। ज्यादातर किताबों में आपको 13 लाख मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 14 लाख है। एनसीईआरटी में कितना दिया गया? 14 लाख दिया गया। बाकी किताबों में आपको मिलेंगे 12,99,096 किलोमीटर। तो लगभग 13, और कई किताब में आपको एनसीईआरटी मिलेगा 14 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र है जो पूर्व की ओर और कई क्षेत्र में खोजे गए, इसलिए इसका क्षेत्र में विकसित है। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल, वर्तमान में इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग है 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो कहां से कहां तक है? उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद, पश्चिम में सुतकागढ़ और पूर्व में आलमगीरपुर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर लिखते हैं। हो गया। आगे लिखते हैं इनका कहां से कहां तक विस्तृत था।
चित्र में देखना जरूरी है। अगर चित्र बना के देखोगे तो याद ज़्यादा रहेगा। अगर चित्र में नहीं देखोगे, केवल लिखी लिखाई चीज़ देखोगे तो याद कम रहेगी। लेकिन चित्र में अगर आप देखोगे, उसको अपने खुद मानचित्र बना करके या मानचित्र खरीद कर उसमें देखोगे इस क्षेत्र में ये था और इस क्षेत्र में ये क्षेत्र था, अगर इसको देखोगे तो याद रह जाएगा। कहाँ? सुतका गाडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में। अगर पूरी सभ्यता का देखा जाए तो उत्तर में सुरतगोई और मुंडीगाग दोनों अफगानिस्तान में रहते हैं। आगे देखते हैं कि इसका विस्तार लिख लेते हैं। उत्तर में यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यानी इसका देखते हैं। नंबर 1 उत्तर में केवल भारत में देखते हैं। उत्तर में मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नंबर 2 दक्षिण में कहाँ है? दैमाबाद। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। फिर देखते हैं नंबर 3 पश्चिम में ये पड़ता है सुतकागा डोर है, पाकिस्तान। और पूर्व में ये पड़ता है आलमगीरपुर। कहाँ है? मेरठ। और मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इन क्षेत्रों में रहता है। अगर इसका सर्वाधिक उत्तरी क्षेत्र यानी पूछा जाए, इसी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, नोट लगा के लिख दे, सबसे उत्तरी बिंदु तो लिख दो सुरतगोई व मुंडीगाग। और ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ते हैं? अफगानिस्तान में पड़ते हैं। अगर इनकी देखा जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो यहां लिख लीजिए, उत्तर से बाद में लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया? सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई इस सभ्यता की उत्तर से दक्षिण। कहां से? उत्तर से दक्षिण। इस सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये लिख लो 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई वह पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। क्षेत्रफल, इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 13 से 14 लाख वर्ग किमी। लेकिन इसके वर्तमान में कुछ ऐसे क्षेत्र खोजे गए अलग अलग क्षेत्रों में, तो इसका वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है? लगभग 20 लाख। इस सभ्यता
इस सभ्यता का वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार इसका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 20 लाख वर्ग किमी। वर्तमान में कितना है? 20 लाख वर्ग किमी है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र। आगे के जैसे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल है, क्या लिपि रही, इसके निर्माता कौन है, इसका कालक्रम कितना है, वो हम करेंगे अगली क्लास में। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग दोस्तों के साथ भेजते रहिए, जिसके कारण इनका लाभ हर किसी को मिले। जैसे हमने प्रागैतिहासिक काल के जितने भी टॉपिक करने के बाद उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए, इसी तरह से हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, उसके बाद में और क्वेश्चन करेंगे। और आपके सामने एक और अच्छी खुशखबरी है, वो क्या है कि हम SC29 एजुकेशन ग्रुप में कल से भारत के भूगोल की प्रथम क्लास डालेंगे, भारत का भूगोल। और आगे आने वाले समय में हम राजस्थान भूगोल व राजस्थान इतिहास की भी नियमित रूप से क्लासें डालेंगे। तो जितना हो सके इतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे की क्लास करते हैं कल।